मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके अल्टरनेटिंग करंट के 6 लेक्चर में, और 6 लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे अल्टरनेटिंग सर्किट के अगले टाइप्स के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने 3 टाइप्स कंप्लीट किए थे। एक था आपका केवल रेजिस्टेंस के साथ, एक था आपका केवल कैपेसिटर के साथ, और एक था आपका केवल इंडक्टर के साथ। मतलब अलग अलग मैंने देखा था कि ये सारे अलग अलग सर्किट किस तरह परफॉर्म करते हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने नोटिस करी थी, वो ये थी कि हर बार जब हम लोग अलग अलग सर्किट के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट में हमने पाया, रेजिस्टेंस सर्किट में, कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमें 0 मिला, ठीक। और फिर हमने देखा कैपेसिटर वाले सर्किट में, जब हमने इसको इंक्लूड किया तो कैपेसिटर सर्किट में हमने पाया कि जो V वाला सेक्शन है वो लैग कर रहा है, ठीक है। किससे लैग कर रहा है? I से लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? तो हमें पता चला पीछे चल रहा है, π/2 से पीछे चल रहा है। फिर हमने जब कैपेसिटर के बाद इंडक्टर सर्किट के बारे में बात करी, मतलब प्रेरकत्व वाले सर्किट में बात करी, तो हमें यहाँ पता चला कि V जो है इस बारी लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। कितने से आगे चल रहा है? π/2 से। देखिए, ये अब अलग अलग 3 जो सर्किट हम लोगों ने डिस्कस करे, इन्हीं का रोल हमें आगे आने वाले सर्किट में देखना है। इसलिए ये जितना इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आ जाता है वो अच्छा होने वाला है। आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन हो, जैसे एक बार हम R और C का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक बार हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और फिर एक बार कॉम्बिनेशन हम लोग लिख सकते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो एक एक करके हम कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे, और लास्टली हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन होने वाला है। अब वो होने वाला है आपका तीनों का एक साथ। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो जो फोर्थ सर्किट आपकी होने वाली है वो ये है कि यदि परिपथ में R तथा C दोनों, ठीक है, R तथा C दोनों। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करें कि R और C अगर दोनों हो तो कैसे काम करेगा, ठीक। तो सबसे पहले एक सर्किट को हम लोग बना करके समझेंगे कि ये जिगजैग जो है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं जो हमारा कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से है। दोनों को ला करके आपने किससे जोड़ दिया? एक सप्लाई वोल्टेज से। ये लीजिए आपकी सप्लाई वोल्टेज, और इस सप्लाई वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V0 sin ओमेगा t। एज यू नो कि V0 आपकी क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है, ओके। और यहाँ पर ये आपका है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका ये क्या है? कैपेसिटर। इस सेक्शन के बीच में जो आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज मिलेगा वो VR मिलेगा, और इस सेक्शन के बीच में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा VC, ठीक। तो आगे देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर आरोपित वोल्टता के बारे में बात करें, आरोपित वोल्टता वो क्या होगी? तो वो होगी V = V0 sin ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है? पहले हम लोग को याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सर्किट के लिए अगर मैं इसमें आने वाली करंट का IV कर्व समझूं तो कैसा बनना चाहिए, ठीक। तो ऐसे केस में हमें याद होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर I सेक्शन को फिक्स किया था। और रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में बात करूं तो रेजिस्टेंस सर्किट में जो VR मतलब वोल्टेज है रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो दोनों सेम फेज में थे। इसका मतलब इनके बीच में कोई फेज लैग नहीं था। सिमिलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R और I जो है वो सेम फेज में है। अब मैं बात करूं अगर C के अक्रॉस वोल्टेज की, तो C के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो क्या है आपका? VC। तो VC को अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो वो कहाँ होता है? ऑफ कोर्स नीचे होता है, लैग करता है किससे? करंट से। कितना? 90 डिग्री। तो लीजिए 90 डिग्री पर क्या है? नीचे है, लैग VC हो गया। अब आपका ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका VR वोल्टेज है और ये जो आपका VC वोल्टेज है, VC और VR के
आपके दो वोल्टेज के कारण यहाँ पे एक रिजल्टेंट मिलेगा, परिणामी मिलेगी, और ये जो परिणामी होगी वो कहीं और नहीं, इन्हीं दोनों के बीच में होनी चाहिए। एज यू नो, जैसा आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, तो दोनों आपका अलग अलग डायमेंशन में है, एक आपका इधर है एक नीचे है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो एज अ वेक्टर रूल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर्किट में दो वोल्टेज हो नहीं सकता, एक मयान में दो तलवार कैसे होगी? तो एक काम करते हैं, एक ही तलवार रखते हैं और चेक करते हैं कि रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब इस VR और VC का रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है, परिपथ में VC तथा VR एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे, अतः इनका परिणामी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कर लीजिए। एक आपका इधर, एक है आपका इधर, तो आप इसमें वेक्टर रूल लगा दीजिए। एक लिखिए VC का स्क्वायर, एक लिखिए VR का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, आगे का जो टर्म होगा वो हो जाएगा 2VR VC cos 90, और ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0। तो इस वाले टर्म को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो ओके, यहाँ V आपका इस सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज है, VC आपका ये वाला वोल्टेज, और VR जो है ये वाला वोल्टेज, मतलब R वोल्टेज है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो VC को हम लिख सकते हैं IXC। क्या बोलते हैं? आपको शायद याद हो कि हम वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते हैं, और ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का। हमने बात किया था इसके बारे में, इसको धारकीय प्रतिघात कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं VR के बारे में, तो यहां पर इस वाले सेक्शन के लिए जो हो जाएगा वो होगा IR का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां से I जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं आप, ये अंडर रूट में हो जाएगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, V बाई I इज इक्वल टू अंडर रूट में XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V ये रिजल्टेंट वोल्टेज इस सर्किट का, I जो कि इसमें सीरीज में है, कांस्टेंट होने वाला है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज अपॉन करंट को आप क्या कह सकते हैं? इस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, परिणामी प्रतिरोध। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और V बाई I को हम लिखेंगे एक नया रेजिस्टेंस, और ये नया रेजिस्टेंस होने वाला है Z अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये है आपका नया रेजिस्टेंस, जो कि इन दोनों की वजह से आया है। इसे परिपथ की प्रतिबाधा, इंपीडेंस, प्रतिबाधा कहते हैं। लीजिए, तो यहाँ पे आपको करंट बताने की जो है वो जरूरत नहीं थी, करंट आपकी सीरीज में ही होगी। तो हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया था और हमें पता चला कि सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है Z, वो है अंडर रूट XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। XC को आप सिंपली ओमेगा C भी लिख सकते हैं, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, 1/ओमेगा C लिखते हैं हम इसको। यहां थोड़ा और आगे बढ़ेगा, चेक करेंगे कि करंट और वोल्टेज, जो कि ये वाला वोल्टेज है, इसके बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला करंट, इनके बीच में जो आपका एंगल होगा वो होगा फाई। देख के जैसा कि समझ में आ रहा है कि वोल्टेज आपका करंट के पीछे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि नेट वोल्टेज तो लैग ही करेगा। तो हमें ये फाई निकालना होगा। फिर फाई कैसे निकालेंगे? यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर इस वाले एंगल के सामने ये है आपका लैग या लीड जो भी होता है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। आपको निकालना है फाई। फाई निकालने के लिए 10 फाई लगा सकते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और आधार भी हो। ठीक, अब कलांतर निकाला जाए, किसके किसके बीच में? V तथा I के बीच में। तो V तथा I के मध्य कलांतर फाई जो होगा वो होगा 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट करता है? VC को, यहाँ लिखिए VC, और बेस आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है VR को रिप्रेजेंट करता। अब VC की वैल्यू IXC लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू IR, I कैंसिल हो गया आपका। ठीक, और यहां पर आप लिख सकते हैं अब 10 फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। लीजिए, ये आपका आ गया फाई की वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 10
इनवर्स XC अपॉन R। क्लियर। अब यहां से अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि ये डायग्राम आप देख के आराम से बता सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग, तो यहाँ पे वोल्टेज नीचे है किससे, करंट से। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि चित्र से या डायग्राम से आप बोल सकते हैं कि धारा वोल्टता से फाई कला क्या है, अग्रगामी है। अग्रगामी मतलब आगे है। इसका फायदा इसका नुकसान सब हम लोग आगे समझेंगे। बस इतना जानिए कि इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है Z, ये जो कि XC है 1/ω जिसको कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस है इसका, और इसका जो कलांतर है वो ये होने वाला है, जिसमें हमें पता चला कि करंट जो है वोल्टेज से आगे है या फिर वोल्टेज करंट से पीछे है। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इस सर्किट के नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है आपका RL सर्किट। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे पांचवी जो सर्किट होगी, यदि परिपथ में L तथा R दोनों, ठीक, तो कहानी क्या है अगर दोनों हो तो ऐसे केस में बच्चों को करना क्या है, यहां आपका एक रेजिस्टेंस और साथ में एक है आपका इंडक्टर, और ये आपने ला करके जोड़ दिया इसे किसी सोर्स डिवाइस से। ठीक। ये सोर्स डिवाइस कोई और नहीं, ये है V = V0 sin ω t। यहां आपने रेजिस्टेंस और यहां पे आपने इंडक्टर के लिए L लिख दिया। इस सेक्शन के बीच में जो वोल्टेज आएगा इसे आप VR, और इस सेक्शन के बीच में जो वोल्टेज आएगा इसे आप VL से रिफर कर सकते हैं। अब इस सर्किट में जो करंट जाएगा आपको पता है कि दोनों में सीरीज में है, तो दोनों में सीरीज में जाएगा। बस कहानी डिफरेंट ये होती है कि इस वाले सेक्शन के बीच में जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है, इस सेक्शन के बीच में जो आपका इंडक्टर वोल्टेज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है आई के साथ फेज में। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक। उसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि आपने करंट वाली एक्सिस को यहाँ पे फिक्स कर लिया था, और इसी सेम एक्सिस पर आपके फेजर डायग्राम में VR भी था, मतलब कि रेजिस्टेंस वोल्टेज भी इसी पर था। दोनों का एक्सिस जो था वो सेम था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस वाले सेक्शन पर कि इस L का वोल्टेज कहां होगा, तो L का जो वोल्टेज होता है वो होता है करंट से लीड करता हुआ, और कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर होता है। ऑफ कोर्स ये लगा दिया। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एक ही सर्किट में आपके दो वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपका VL वोल्टेज, यहाँ पे आपका VR वोल्टेज। इस सर्किट में दो अलग अलग वोल्टेज के वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है V। ठीक। तो इस सर्किट में जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो होगा V। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट V है, इनका हमें इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, जिससे हम इस सर्किट के करंट को और इस सर्किट के आपके वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। आइए चेक करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी निकालना है, और ये डिसाइड होगा इन दोनों की वैल्यू से। ठीक। तो परिपथ में आरोपित वोल्टता क्या होती है, ये होता है V = V0 sin ω t, as you know। ठीक। जैसा कि हम जानते हैं। ठीक। परिपथ में R तथा L के मध्य वोल्टता एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगी। अतः परिणामी वोल्टता क्या होगी, V = में V L का स्क्वायर प्लस V R का स्क्वायर। बात समझ आ रही। तो ये कैसे लिखा, आगे भी हो गया इसके टर्म, लेकिन आगे का जो होगा 2 × VL × VR cos 90, वो सारे टर्म मिस हो जाएंगे, इसलिए मैंने आगे के टर्म को नहीं लिखा है। ये रिजल्टेंट है। कहां से आ रहा है, कि वेक्टर रूल से। आपको याद होगा कि वेक्टर रूल इसमें लगा सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स है तो डायरेक्शन के लिए वेक्टर रूल लगाया जा सकता है। यहां पर आप इसको लिख सकते हैं आई एक्सएल। आपको पता नहीं इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो कि किसने दिया है, एल ने दिया है, और इसका आपने स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पे ये आर का जो रेजिस्टेंस वो आर ही होने वाला है। अब आई स्क्वायर कॉमन होगा जो कि बाहर आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं v बाई आई, अंडर रूट में आप इसको लिख सकते हैं एक्सएल का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्या, आर का स्क्वायर। बात समझ आ रही? अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज, और ये करंट है, तो क्योंकि पता ही है आपको कि करंट जो है वो किसमें है, सीरीज में है, तो यहां से हम इसका क्या निकाल पाएंगे, रेजिस्टेंस। तो अतः हम इसको लिख पाएंगे टोटल Z इज इक्वल टू अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस आपका साथ में क्या होगा, R का स्क्वायर। यह है आपका परिपथ की परिभाषा, इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहते हैं। किसे, जेड को प्रतिबाधा कहेंगे। रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस है इस पूरी सर्किट का। अब यहां पर एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये जो आपको एक वोल्टेज मिला इस पूरी सर्किट का, ये करंट के बीच में कुछ एंगल बनाएगा, क्योंकि ये वोल्टेज पहले से ऊपर था और ये यहाँ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा वो लीड ही करेगा, करंट से आगे ही रहेगा, लेकिन कितने से रहेगा, तो वो है फाई। पता कैसे करेंगे कि फाई कितना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए पॉइंट ओ से, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, VL को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, VR को। तो यहां से फाई निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। पुनः अगर मुझे कुछ निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, कालांतर, किसके किसके बीच में, V और I के बीच में कालांतर। तो V और I के बीच में कालांतर निकालने के लिए tan फाई के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर VL को रिप्रेजेंट करता है और बेस किसको रिप्रेजेंट करता है, VR को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो VR आपका छोटा सफिक्स में है, VL को आप लिख सकते हैं IXL और इसको लिख सकते हैं IR। सिमिलरली I कैंसिल हुआ, तो यहां से आपने tan फाई इज इक्वल टू लिखा XL अपॉन R। ये हो गया, फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है XL अपॉन R, L सफिक्स में है, ध्यान दीजिएगा छोटा है। यहां पे आप देख के क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यहां वोल्टेज जो है वो करंट से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। अर्थात परिपथ में वोल्टता V धारा I से क्या है, फाई कला से अग्रगामी है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जीता है, वोल्टेज आगे है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि पिछले वाले में जब हमने CR सर्किट की बात की थी तो वहां पे वोल्टेज करंट से 5 फेज से पीछे था और उसको हम निकालते थे यहाँ से। यहाँ पर हमें निकालना होगा तो हम लोग फिर से जब निकाले तो यहाँ पे हमें वोल्टेज आगे दिखा करंट से। एज यू नो कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल की वैल्यू तो 1 आपका ओमेगा एल अपॉन आर। तो अगर आपके पास मान लीजिए एक्सएल की वैल्यू नहीं दिया है तो इससे हम ओमेगा एल के टर्म से हम निकाल सकते हैं, ओमेगा इनटू एल। एल आपका क्या है, इंडक्टर की वैल्यू, ओमेगा क्या है आपकी कोणीय आवृत्ति, और रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमने आज डिस्कस किया। अब हम लोग अगले क्लास में बात करने वाले हैं बच्चों कि आपके एलसी सर्किट क्या होती है और साथ में बात करेंगे एलसीआर सर्किट। दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों का चीज समझेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसको नोट करिए और अगले क्लास का भी करिए। धन्यवाद।